Okay, so let's start today with the remedies for the breach of contract. As we are in the fifth unit, तो फिफ्थ यूनिट में हम breach of contract में हैं. हमने breach of contract क्या होता है, breach of contract के types क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. रेमेडीज में अब हम चलते हैं. सो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो, कल भी क्लास में मैंने यही बताया था कि अगर किसी भी लॉ में रेमेडी नहीं है, कोई भी प्रोविजन में रेमेडी नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट है. रेमेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेमेडी में हमारे पास 5 तरह की रेमेडीज हैं. स्यू फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, sued for injunction and sue upon quantum merit. तो दो ऐसे वर्ड्स हैं, इंजक्शन, क्वांटम मैरिट, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है. आज की क्लास में आई विल ट्राई कि आज की क्लास में इसको हम पूरा कवर कर दें. सो sued for damages, पहले हम सेक्शन नंबर 73 में चलते हैं. sued for damages जो है, इसमें हमारा सेक्शन नंबर 73, 74 दो सेक्शन जो है वो कवर होते हैं. 73 में हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका क्या कंपेंसेशन, क्या हमारा डैमेजेस है, वो अनदर पार्टी को, दूसरी पार्टी को मिलना चाहिए. अब मैं इसको थोड़ा सा रीड करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. When a contract has been broken, the party who suffers by such a breach is entitled to receive from the party who has broken, right, the contract. जो पार्टी ने यहाँ पे ब्रोकन किया है कॉन्ट्रैक्ट, वो यहाँ पे लायबल होता है, और जो पार्टी ने लॉस सफर किया है वो वहां पे एंटाइटल होती है. तो ये चीज ध्यान रखना, जिसका राइट बनता है उसके लिए एंटाइटलमेंट वर्ड यूज किया जाता है, और जिसकी लायबिलिटी बनती है, जिसको पैसा देना होता है, उसकी लायबिलिटी होती है. The compensation for any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things for such breach or with the parties knew when they made the contract, is to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for remote or indirect loss or damages sustained by reason of breach. राइट, ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. आपको यहाँ पे हमने क्या बोला है कि नेचुरल लॉस, जो भी आपका नेचुरल यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, मतलब आपको जो नेचुरल लॉस हुआ है उसका, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से जो आपका नेचुरल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स में जो आपका लॉस हुआ है, उसके बदले आपको कंपेंसेशन मिलता है. कोई भी कंपेंसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. किसी को कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, उसके लिए कंपेंसेशन नहीं मिलता है, उसके लिए डैमेजेस नहीं मिलते हैं. या किसी को कोई रिमोट लॉस हुआ है, रिमोट मतलब कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, डेमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डेमनम. ये जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमको पेपर में लिखनी नहीं है, सच कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी नहीं है, बट मैं इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ. क्या है ये, देखो, इनडायरेक्ट लॉस और रिमोट लॉस, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज मैंने बोली हैं, इसका मैं मीनिंग आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देखो, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट हमको बहुत अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए. देयर इज अ वन पार्टी ए. ठीक है जी, ए एक पार्टी है, उसका एक ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है उसका, अच्छा खासा सेल होता है. एक मॉल में उसका ग्रोसरी शॉप है. कौन सी मॉल में लेना है, चलो जी अपने विजन 1 मॉल में ही ले लेते हैं. ठीक है जी, विजन 1 मॉल में उसका ग्रोसरी शॉप है. फर्स्ट फ्लोर पे ही है, बड़ा अच्छा शानदार उसका ग्रोसरी शॉप. बहुत अच्छा उसको फुटफॉल होता है, बहुत अच्छी उसकी सेल होती है. फर्स्ट फ्लोर पे ही कुछ सालों के बाद मिस्टर बी आते हैं, वो भी ग्रोसरी शॉप ओपन कर लेते हैं. ठीक है, एक ही मॉल में एक ही फ्लोर पे अब 2 ग्रोसरी शॉप हो गई. पहले एक ग्रोसरी शॉप थी, फुटफॉल उसमें बहुत अच्छा था, बहुत लोग आते थे. अब बी भी एक शॉप वहां पे खुल गई है, बी पर्सन ने अपनी शॉप वहां पे खोली है. तो बाय ऑब्वियस, ये बट ऑब्वियस है कि कुछ फुटफॉल तो मिस्टर ए की शॉप का कम हुआ होगा, होता ही है. कुछ ऐसे शॉपकीपर्स, अब कुछ ऐसे हमारे कस्टमर्स होते हैं कि जो बी शॉप पे चले जाएंगे, कुछ तो फिक्स है, वो ए के पास ही आते हैं, ए के पास ही आने वाले हैं. बट फिर भी चलो, बी ने कुछ डिस्काउंट दिया है, नया शॉप खुला है, हम भी एक क्यूरियोसिटी को लेते हुए नए शॉप में, ग्रोसरी शॉप जैसी शॉप्स में, या कपड़े की कोई दुकान होगी, कोई नई शॉप खुली होगी, हम जरूर जाएंगे. और कुछ नहीं तो एक दो चीज हम वैसे ही आइटम बाय कर लेते हैं कि चलो नई शॉप है, कुछ नया डिस्काउंट उसने दिया है, तो हमने यहाँ पे उससे बाय कर लिया. अब देखो, ए को लॉस तो हुआ है बी की शॉप खुलने से,
क्या लॉस हुआ है? अब ये इनडायरेक्ट लॉस है, ये डायरेक्ट लॉस नहीं है। बी ने कुछ यहाँ पे ए की शॉप बंद नहीं करा दी है, ठीक है। बी ने जो ये शॉप खोली है उसने ए की शॉप को बंद नहीं कराया है, लेकिन उसने ए के सामने ही उसी फ्लोर पे ही उसने शॉप खोल दिया, तो बी को तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, ए को उससे थोड़ा सा इनडायरेक्ट लॉस हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं ये जो आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, जो डैमेजेस क्लेम करने की बात हो रही है, ये इनडायरेक्ट लॉस के डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकते आप। मेरे ही शॉप के सामने किसी और पर्सन ने शॉप खोला, लॉस तो आपको हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ बेटा, इनडायरेक्ट लॉस हुआ है ये, और इनडायरेक्ट लॉस का कोई भी डैमेजेस नहीं होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट लॉस का आपको यहाँ पे कोई भी डैमेजेस नहीं होता है। सो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट लॉस की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लॉस की बात कर रहे हैं, या हम इसको रिमोट लॉस भी बोलते हैं, रिमोट लॉस भी बोला जाता है। सो उसके यहाँ पे कोई भी डैमेजेस नहीं है। हाँ जी, इसको हम लीगल वर्ड में क्या बोलते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी में डैमनम साइन इंजुरिया। डैमेज तो हुआ पर कोई इंजरी नहीं हुई, डैमेज हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। इंजरी का मतलब क्या होता है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट यहाँ पे इंजरी नहीं हुई है, उसके किसी राइट को इंजर नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता कि वो मिस्टर बी जो है वो ए की शॉप को बंद करा देता, तब उसका फंडामेंटल राइट इंजरी होता था, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी इनडायरेक्ट लॉस के बारे में आपको अगर इनडायरेक्ट लॉस हो जाता है उसके लिए आपको कोई डैमेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। So compensation for the failure to discharge the obligation resembling those created by the contract, when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by failure to discharge it is essential to receive the same compensation from the party in default as if that person has contracted to discharge it and had broken this contract. अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 37 सेक्शन को भी डील कर सकते हो, बात कर सकते हो। जिस पर्सन की ऑब्लिगेशन है, अगर उस पर्सन ने उसको कंप्लीट नहीं किया है और दूसरे पर्सन को इंजरी हुई है, कोई भी फेलियर हुआ है, मतलब आपने दूसरे पर्सन का काम कंप्लीट नहीं किया है, तो यू आर 100% एलिजिबल, यू आर 100% ऑब्लिग, यहाँ पे आप 100% ऑब्लाइज हो जाते हो, या 100% आपके ऊपर बाउंडेशन आ जाती है उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। सो आपको 100% यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ गया है, आप उसको कंप्लीट कीजिए, नहीं तो उसको अपना उसका कंपेंसेशन दीजिए, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पे रेमेडी बाय वे ऑफ द डैमेजेस और द काइंड ऑफ डैमेजेस। अच्छा, इसमें ना ऊपर 2-3 चीजें यहाँ पे और लिखी हैं। compensation can be claimed for any loss or damages which naturally arise in the course of event. A compensation can also be claimed for any loss or damages which the party knew when they enter into a contract as likely to suit from the breach. This is to say that special damages can be claimed only on the previous notice. ये जो स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं, देखो हमने बोला आपको कोई डैमेज हुआ है, आप डैमेजेस क्लेम करो, आपका कोई लॉस हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप डैमेजेस क्लेम करोगे। लेकिन स्पेशल टाइप के डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस नोटिस दिया है। अगर प्रीवियस नोटिस नहीं दिया है तो स्पेशल टाइप के डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकते। ये हम आगे नीचे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। But the party suffering from the breach is bound to take the reasonable step to minimize the loss. No compensation is payable for any remote or indirect loss. ये हमने ऊपर ही बात कर ली है कि कोई भी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस के लिए आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने स्पेशल डैमेजेस लेने हैं तो आप प्रीवियस नोटिस दीजिए, आपको स्पेशल डैमेजेस का भी डैमेज मिलेगा, स्पेशल डैमेजेस का भी कंपेंसेशन मिलेगा। तो अभी जो इस पैराग्राफ में जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डैमेजेस आपको जरूर मिलता है, वो हर ब्रीच में मिलता है। अगर स्पेशल डैमेज आपने लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस कैसा होता है, किसको कहते हैं वो नोटिस, वो हम नीचे हमने अपने टाइप्स में बात की हुई है, उसी वहीं पे जाके डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल बात की है कि अगर आपको कोई इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस हुआ है उसका कोई डैमेजेस नहीं होता है, उसका कोई डैमेजेस आप क्लेम भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोई बात भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब हम जो डैमेजेस के टाइप्स हैं उसमें चलेंगे। यहाँ पे 6 टाइप के डैमेजेस हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जाम्पलरी, nominal damages for the deterioration and the prefixed damages, right? So now
वी विल डू दिस ऑर्डिनरी स्पेशल एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या थे, हमने कल की क्लास में भी वैसे इसको किया था एक बार। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया, A agreed to sell to B bags of rice at 5,000 per bag, right? So A ने B को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम मैं आपको 5,000 पर बैग के हिसाब से आपको डिलीवरी देने वाला हूँ, पर उस टाइम पे वो वहां पे डिलीवरी देता नहीं है, कोई भी रीजन उसका हुआ। सो यहाँ पे अब B को अगर वो मार्केट से वो बैग लेना है, राइस का जो बैग है मार्केट से बाय करना है, तो उसको 5500 का पड़ने वाला है। तो 500 रुपए का जो ये लॉस है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है और वो मिस्टर ए से क्लेम करेगा। यही हमने यहाँ प्रोविजन में लिखा है। When a contract has been broken, the party who has suffered by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract the compensation for any loss or damages caused to him thereby which naturally arose in the usual course of thing। यहाँ पे जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब 5,000 की चीज अब आपको 5500 की मार्केट में मिल रही है, तो 500 आपका पूरा पूरा राइट बनता है, आप यहाँ पे क्लेम करोगे। सच कंपेंसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। कोई भी इनडायरेक्ट लॉस हुआ है या आपको कोई भी रिमोट लॉस हुआ है, उसका यहाँ पे कोई कंपेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेशल डैमेजेस की बात करी, where a party to contract receive a notice of the special circumstances affecting the contract। यही देखो हमने ऊपर बात की थी, स्पेशल डैमेजेस आपको मिलेंगे अगर आपने नोटिस दिया है। तो नोटिस देने का मतलब क्या है, आपने दूसरी पार्टी को बताया है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है, ए ने अपनी कोई मशीन बी को डिलीवर की है, कॉमन कैरियर है वो, उसको बोला है कि भाई तो ये मेरी मशीन है, जाके विदाउट एनी डिले मेरी मिल में लगा के आ जाओ, बिकॉज मेरी मिल में माई मिल वॉज स्टॉप फॉर द वॉन्ट ऑफ दिस मशीन। मेरी मिल में काम नहीं हो रहा है इस मशीन की वजह से। सो लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे ए ने बी के नोटिस में ये चीज डाल दी है कि भाई इस मशीन की वजह से मेरी मिल में काम नहीं हो रहा है, मेरी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है, तो ये चीज बी के नोटिस में है, right? So already A has given a notice to B that because of this particular machine मेरी जो मिल है वो स्टॉप हुई है। लेकिन by knowing this fact, इस फैक्ट को जानते हुए भी B ने unreasonably डिले किया for the delivery of the machine. In consequence of that, A lost a profitable contract with the government. In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने की हैं। ए ने बी को क्या बताया था, ए ने सिर्फ बी को ये बताया था कि भाई मेरी मशीन में काम नहीं हो रहा है, मेरी मिल में काम नहीं हो रहा है इस मशीन की वजह से। सो मशीन आपने टाइम से नहीं पहुंचाई है, आपने अनरीजनेबली डिले किया है, तो उस 5 दिन का, सपोज 5 दिन मशीन आपकी लेट पहुंची है, तो उस 5 दिन में आपकी मिल, आपकी फैक्ट्री कितना प्रॉफिट कमा लेती, उतना प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल के उस पर्टिकुलर पर्सन से क्लेम कर लोगे, बी से क्लेम कर लोगे। बट उन 5 दिन में ही आपके पास एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आना था, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉस हुआ। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस है, इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप लेते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो ये क्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके बारे में आपने बी को नहीं बताया था। तो स्पेशल नोटिस या स्पेशल डैमेजेस का सबसे इजी फंडा ये है कि जो चीज के बारे में आपने बताया था उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है आपने स्पेशल नोटिस दिया हुआ है। नोटिस का मतलब क्या है कि दूसरे पर्सन को आपने इसके बारे में बताया है। इफ यू हैड ऑलरेडी मेंशन, अगर आपने ऑलरेडी ये चीज मेंशन की है और उस पर्सन ने अकॉर्डिंगली काम नहीं किया है, तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे आप उससे कंपेंसेशन क्लेम करोगे। यहाँ पे यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये तो हमने मिल का एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल आपकी बुक्स में बहुत फेमस है। क्या एग्जाम्पल है, देयर इज अ वन पर्सन मिस्टर एक्स है एक पर्सन, ठीक है, उनकी बेटी की, उनकी डॉटर की मैरिज है, ठीक है, लड़के वालों ने उनसे बीएमडब्ल्यू डिमांड की है, कोई भी आप इसका वर्जन रख लीजिए, जो भी इनके बीएमडब्ल्यू का हाईएस्ट जो हायर वर्जन है वो इन्होंने डिमांड किया हुआ है, ठीक है। एक्स ने अपनी डॉटर के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू, उन्होंने क्या बोला है, शोरूम वालों को बोला हुआ है कि इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को मॉर्निंग में 9 AM पे मुझे ये कार चाहिए, मुझे बच्चों को देनी है ये कार, ठीक है। लेकिन उस डेट को ऑलरेडी आपने, देखो इसमें दो चीजें हैं, अगर आपने शॉपकीपर को
जो भी BMW का शोरूम है उसके ऑनर को आपने ये चीज बताई है कि भाई मेरी बेटी की शादी है उस दिन, तो आप उसको क्लेम कर पाओगे डैमेजेस, अगर वो टाइम पे आपकी BMW नहीं लेके आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये चीज उसको नहीं बताई है फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर पाओगे कि उसने आपको BMW एक दिन नहीं दी है, अगले दिन दी है। सपोज उस BMW से आपने एक दिन का जो भी आपका लॉस होता है, आपने अगर उससे कोई बिजनेस करना था तो उसका जो ऑर्डिनरी लॉस होता है सिर्फ वो आप क्लेम कर पाते हो। स्पेशल डैमेजेस आप सिर्फ तब क्लेम कर पाते हो जब आपने अपने इवेंट के, अपने फंक्शन के, अपने असाइनमेंट के बारे में आपने ऑलरेडी अदर पार्टी को बताया है, अदर पार्टी की नॉलेज में है कि अगर हमने ये काम इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं किया तो दूसरी पार्टी को क्या लॉस होने वाला है। तो वो लॉस के बारे में अगर आपने बताया हुआ है ऑलरेडी, उसको उस असाइनमेंट के बारे में अगर पार्टी को बताया हुआ है, ओनली देन यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस में सिंपल सी बात बैठती है कि आपको अनदर पार्टी को उसके बारे में नोटिस देना है। जो भी जिस भी पर्टिकुलर काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर काम आपने असाइनमेंट लिया है उसके बारे में उसको बताना है। तो अगर आपने स्पेशल डैमेजेस आपने अनदर पार्टी को बताया है, जैसे यहाँ पे देखो ए एंड बी के केस में ए ने बी को ये भी बता दिया होता कि भाई उस 10-15 दिनों में मेरे पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाला है, और फिर भी अगर बी वो डिले करता तो वो दो टाइप के वहां पे स्पेशल डैमेजेस ले सकता था। यहाँ पे ए सिर्फ एक ही टाइप का स्पेशल डैमेजेस लेगा कि जो उसका एवरेज प्रॉफिट लॉस हुआ है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिला, गवर्नमेंट का टेंडर उसको नहीं मिला, इसका लॉस वो नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद है आपका बेटा विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये कौन से डैमेजेस होते हैं? ये फीलिंग्स के डैमेजेस होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के डैमेजेस हम बात करते हैं। इसमें किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, यहाँ पे फीलिंग का लॉस होता है, या यू कैन से गुडविल का लॉस होता है। तो दो लॉस आप इसमें याद रख सकते हो, फीलिंग लॉस और गुडविल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, for breach of the promise to marry because it causes the injury or is his or her feeling। किसी ने, कोई दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रॉमिस किया था मैरिज करने का, ए ने बी के साथ मैरिज करना है, ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वो प्रॉमिस तोड़ दिया। सो यहाँ पे इंजरी हुई है, बट ये इंजरी फीलिंग की इंजरी है, और इसका क्या कंपेंसेशन होगा दैट द कोर्ट विल डिसाइड एंड दैट पर्टिकुलर पार्टी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। For the wrong dishonor by the banker of his customers check। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर ए है, उसके बैंक में बहुत अच्छा खासा, बिल्कुल अच्छा मनी पड़ा है उसके बैंक अकाउंट में, उसके करंट अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, अच्छा फंड्स है उसके पास। लेकिन किसी बैंकर ने, किसी बैंक ने उसका जो चेक है बाउंस कर दिया, डिसऑनर कर दिया, बाय मिस्टेक डिसऑनर हुआ है। सो ए यहाँ पे उस बैंक से डैमेजेस क्लेम करेगा। किस चीज के डैमेजेस क्लेम कर रहा है? वो रेपुटेशन के। भाई मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक चेक आपने बाउंस कर दिया, और बिना मतलब से बाउंस कर दिया, आपने उसको मेरा अकाउंट चेक नहीं किया या मेरा जो है फंडिंग चेक नहीं किया आपने। सो यहाँ पे ए जो है बैंक से डैमेजेस करेगा, किस चीज के क्लेम करेगा? रेपुटेशन के क्लेम करेगा, ठीक है। रेपुटेशन के कितने डैमेजेस होंगे कोर्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, या वो पार्टी डिसाइड करेगा, या दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो डिसाइड होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस में हमारे कौन कौन से दो डैमेजेस हमने बात किए हैं? एक तो फीलिंग का लॉस हुआ है, या किसी की रेपुटेशन का लॉस हुआ है। तो दो टाइप के लॉस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर हम बात करते हैं आगे नॉमिनल डैमेजेस की। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस। यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, पर किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई भी डैमेज एज सच हुआ नहीं है। ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तो हुआ है, बट किसी को कोई रियल लॉस नहीं हुआ है। सो यहाँ पे कोई भी नॉमिनल डैमेजेस कोई भी पार्टी अकॉर्डिंगली ये लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। So it is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract। तो ये जो अवार्ड है, ये जो एक नॉमिनल डैमेजेस हैं, ये क्यों दिए गए हैं? राइट टू डिक्री, मतलब डिक्री का मतलब क्या होता है? फाइनल ऑर्डर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक फाइनल ऑर्डर दे दिया, मतलब यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट टूटा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में बी एग्रीड पार्टी है, बट उसको कोई लॉस नहीं हुआ, फिर भी हमने उसको नॉमिनल डैमेजेस दे दिए, ये कहते हुए कि भाई कल को तुम उठ के मत आ जाना हमारे ऊपर स्यू करने के लिए, तो लो तुम ये अपने नॉमिनल डैमेजेस ले लो। तो कोर्ट उसमें फाइनल डिक्री एक दे देता है। डिक्री का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर, ठीक है।
सो डैमेजेस फॉर द डेटरेशन कॉज्ड बाय डिले, देखो जी ये कैसा डैमेजेस होते हैं, जैसे कोई ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि आपने डिले किया है, डिले करने से वो डेटरेट हो गई, उसकी वैल्यू डेटरेट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कोई ट्रक कहीं से आना था, वो टाइम से ऑन टाइम आप उस ट्रक को नहीं पहुंचा पाए, और यहाँ पे वो जो सारी वेजिटेबल्स हैं, सपोज टमाटोज आ रहे हैं नागपुर से, मैंगोज आ रहे हैं नागपुर से यहाँ पे पुणे में, तो आपको वो क्या करना था, विद इन 12 आवर्स वो यहाँ पे पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वो क्यों पहुंचे हैं 48 आवर्स के बाद पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली वो सब डेटरेट हो चुके हैं ना, अब वो मार्केट में सेलेबल कंडीशन में तो नहीं जाने वाले हैं। सो वो डेटरेशन जो हुआ है, जो उसके आप डैमेजेस क्लेम करते हो विदाउट एनी नोटिस। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे जब हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम्पल में आते हैं, नोटिस का यहाँ पे बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट बन जाता है कि डैमेजेस फॉर डेटरेशन, डेटरेशन के लिए भी क्या आपको नोटिस देना चाहिए था? क्या आप ऑलरेडी बता के रखते हो सब्जी वाले को, अगर सब्जी आपकी या मैंगो आपके, फ्रूट्स वेजिटेबल आपके नागपुर से यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो ट्रक वाले को भी पता है ये टाइम डिसाइड हुआ है, 12 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर मुझे इस स्टेशन पे पहुंचना है। सो अगर उसने अनरीजनेबली डिले किया है तो फिर नोटिस की जरूरत नहीं है, वहां पे वो उस आप करियर वाले से या उस ट्रक वाले से आप बिल्कुल डैमेजेस 101% क्लेम कर सकते हो, वहां पे उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो नोटिस देने की बात हमने की थी वो स्पेशल डैमेजेस के लिए की थी, यहाँ पे नहीं की है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस एक्चुअली हमारा 74 सेक्शन के साथ डील करता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्री फिक्स्ड डैमेजेस में क्या बात है कि भाई आपने ऑलरेडी डैमेजेस डिसाइड किए हुए हैं, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी डिसाइड किया है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट जाता है तो आपने 1 लाख देना है, 4 लाख देना है, 10 लाख देना है, 1 करोड़ देना है, जो भी है वो ऑलरेडी आपने डिसाइड किया है। तो प्री फिक्स डैमेजेस में अगर हम अपने स्टडी मटेरियल में देखें ना, हमारे पास इसमें एक और टर्म इसमें ऐड की गई है, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी डैमेजेस। पेनल्टी, दो वर्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं, क्या वर्ड है वो, मैं यहाँ पे इसको आपको समझा देती हूँ, liquidated damages and penalty। liquidated and दूसरा हमारा आता है पेनल्टी। देखो जी, इसमें एक चीज याद रखें आप, हमारा जो डैमेजेस में हमने बात की है प्री फिक्स्ड डैमेजेस है, प्री फिक्स्ड डैमेजेस की हम क्या बात करें, जो ऑलरेडी हमारे प्री फिक्स किए हुए डैमेजेस हैं। हमने अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो इतने पैसे हमने पार्टी ने देने हैं जिसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, चाहे प्रॉमिसर है चाहे प्रॉमिसी है। सो लिक्विडेटेड डैमेजेस में हम बात क्या करते हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमने प्री डिसाइड किया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हमने डिसाइड किया है। सो अगर हमारा लॉस एक्चुअल में 150 हुआ है तो भी आपको 1 लाख पे करना है, पर अगर लॉस हमारा 50,000 ही हुआ है तो विच एवर इज लेस 50,000 पार्टी को पे करना पड़ेगा, फिर 1 लाख पे नहीं करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका लॉस हमने एक्चुअल में क्या डिसाइड किया था, हमारे प्री फिक्स डैमेजेस में, लिक्विडेटेड डैमेजेस में हमने डिसाइड किया कि 1 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी है, लेकिन अगर लॉस हुआ है 1,50,000 का तो 1 लाख ही पे करोगे, लेकिन अगर लॉस हुआ है 50,000 का तो 50,000 ही पे करोगे, 1 लाख पे नहीं करोगे, क्योंकि विच एवर इज लेस ये हम लिक्विडेटेड डैमेजेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, राइट, कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी में बेसिकली हम क्या डिसाइड करते हैं, पेनल्टी में हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, पेनल्टी में हम डिसाइड करते हैं कि आपका कितना भी लॉस है, लॉस से कोई मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी हमने डिसाइड किया। अगर हमने जैसे पेनल्टी हमको कहाँ पे होती है, पेनल्टी का कोई भी प्राइस ऑलरेडी से कैलकुलेशन नहीं होता है, मींस इसमें आपको एक थ्रेटन, मतलब एक तरह से जैसे कोई भी हमने कोई नॉन कंप्लायंस किया है, कोई हमने इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस किया है, कोई भी कंप्लायंस आपने प्रॉपरली नहीं किया है, अगर उसका 1 CR उसका अगर हमारी पेनल्टी है तो ये उसके लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं हुई है,
ये रैंडमली कैलकुलेट की गई है और इसका कोई भी यू कैन से कि आगे पीछे का कैलकुलेशन मेजरमेंट है ही नहीं है। अगर आपने इनकम टैक्स में 2 साल तक आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया तो आपके ऊपर 1 CR का स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी है। तो पेनल्टी का यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने आप से डिसाइड करता है, पर लिक्विडेशन का कैलकुलेशन दिखाया जाता है। लिक्विडेशन के कैलकुलेशन के ऊपर वी कैन डू द आर्ग्यूमेंट, वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। जैसे हमने बोला कि अगर हमारा यहाँ पे हमने बोला ऑलरेडी हमने ये भी डिसाइड किया है कि हमने 1 लाख रुपीज पे करना है, बट अगर पर्सन का लॉस 150 हुआ है तब हम 1 लाख पे करेंगे। बट अगर उसका लॉस 50,000 हुआ है तो क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस में विच एवर इज लेस का रूल एप्लीकेबल होता है, तो 50,000 विल बी एप्लीकेबल, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ वी हैव डन द डैमेजेस पार्ट। डैमेजेस हमने कर लिया, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस, ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसका फर्स्ट रेमेडी क्या था, आपको आप डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। डैमेजेस क्लेम करने के लिए आप स्यू कर सकते थे। तो वो कौन कौन से स्यू हैं, कौन कौन से डैमेजेस हैं, दैट वी हैव डन क्लियरली। नाउ उसके बाद अब हमारे पास 3 तरह की 4 टाइप्स की और रेमेडीज रह जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्यू फॉर इंजंक्शन है और स्यू फॉर क्वांटम मैरिट है, ठीक है जी। सो अब हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ स्यू पे चलते हैं, दैट इज स्यू फॉर रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम पहले भी करके आए हैं, कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? जब भी कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने तोड़ दिया है तो अदर पार्टी के पास तो पूरा पूरा राइट है ना उसको रिस्काइंड करने का। तो अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट as rescinded. In such a case, he is absolved of all his obligation under the contract. मतलब आप इसको सेकंड, आपका जो 4th यूनिट था ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला, उसको भी यहाँ पे एग्जाम्पल बना के कर सकते हो कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती है तो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं होगा, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, राइट? A promises B to deliver 50 bags of cement on a particular day. B agrees to pay the amount on receipt of the goods. If A failed to deliver the cement on the appointed date, B is also discharged from his liability. A ने ही डिलीवरी नहीं की है, ऑटोमेटिकली B भी डिस्चार्ज हो गया ना पेमेंट करने के लिए। दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ट्रीटेड एज कैंसल्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसल हो गया है। तो दूसरी पार्टी के पास सबसे राइट अच्छा क्या हो गया? कैंसिल करने का राइट उसके पास है। CO4 यहाँ पे डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो जाता है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है फिर? स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट को जी कंप्लीट करके दो आप हमें। वेयर द डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी, राइट? अगर आपका डैमेजेस यहाँ पे एडुकेट रेमेडी ही नहीं है। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम 3 प्रोफेशन को हमेशा लेते हैं, टीचिंग, डॉक्टर और पेंटिंग, ठीक है जी। अब कोई टीचर है, देयर इज अ मिस्टर ए, एक टीचर है, ठीक है, उन्होंने आपको पढ़ाना है, ठीक है। एक टीचर है मिस्टर ए, ठीक है, उसने किसी बच्चे को जो है सी, उसको पढ़ाना है, सीए फाउंडेशन कराना है। यहाँ पे ए ने उसको मना कर दिया कि नहीं, आई विल नॉट टीच यू, मैं नहीं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे अब सी क्या क्लेम करे? सी को पता है कि ये ए बहुत अच्छा टीचर है, मुझे तो इसी से पढ़ना है, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम अनड्यू यू कैन से या मिसबिहेव ऑफ सी, यहाँ पे मिस्टर ए ने मना किया है सी को पढ़ाने के लिए। सो अब ए क्या कहे? ए सी को बोले कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना है। या सी उससे डैमेजेस क्लेम करे, दिस इज नॉट अ एक्चुअल सोल्यूशन, राइट? टीचिंग के लिए तो सी बोलेगा मुझे सर आपसे ही पढ़ना है, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आप मुझे कुछ मत दीजिए, चाहे आप मुझे कुछ मत, मैं आपके रूम से बाहर बैठ के ही पढ़ लूंगा, बट आई नीड यू कैन से कोचिंग फ्रॉम यू ओनली। सो यहाँ पे स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पे अगर हम ये चीज प्रूव कर दें कि यहाँ पे मिस्टर ए की गलती थी, अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं, या उसके ऊपर हम उस पार्टी के ऊपर स्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेनली हम स्यू करते हैं डॉक्टर प्रोफेशन के लिए, टीचिंग के लिए भी और पेंटिंग के लिए भी इसके लिए किया जाता है। यहाँ पे कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया जाता है, कंपेंसेशन एक्चुअली रेमेडी होता ही नहीं है वहां पे एक्चुअल रेमेडी कंपेंसेशन होता ही नहीं है। एक्चुअल रेमेडी ही
वो जो है परफॉर्मेंस फुलफिल कराना होता है और उसी पर्टिकुलर पर्सन से परफॉर्म कराना है, right? So damages are not an adequate remedy in such a breach of contract. The court may in its discretion on a suit for a specific performance direct party in a breach to carry out his promise according to the terms of contract. यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है, देखो ऐसा परफॉर्मेंस तभी, ऐसा ऑर्डर या ऐसा यू कैन से सूट तभी किया जाएगा अगर एक्चुअल में टीचर या डॉक्टर की गलती हो, राइट? सो उसमें उस पार्टी से ही वही काम कराने का हम क्या लेते हैं, एक ऑर्डर ले लेते हैं कोर्ट से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बाद में स्यू फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या है, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मे बाय इशूइंग इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग दैट व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या लिया है, देयर इज अ वन पर्सन एन, he is a film star, agreed to act exclusively for a particular producer for some year. During the year, she contracted to act for some other producer. Hence, she can be restrained by an injunction. So यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप किसी भी हीरोइन का एग्जांपल ले लीजिए, दीपिका पादुकोण का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, वो शी इज अ फिल्म स्टार, उन्होंने किसी भी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ, राइट, यश राज प्रोडक्शन हाउस के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आने वाले 1 साल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मूवीज ही साइन करने वाली हूँ, आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर वो किसी और मूवी हाउस के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं या कोई शूटिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो यश राज उनके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर डाल सकता है, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है कि भाई आप उनके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रॉमिस किया था। सो यहाँ पे हम इंजक्ट करते हैं उस पर्सन को दूसरे के साथ काम करने के लिए, राइट? पार्टी राइटफुली रिस्काइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। सो यहाँ पे जो अनदर पार्टी है, यस, जैसे अगर यश राज मूवीज हैं, वो दीपिका पादुकोण से इस चीज का कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने क्योंकि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप एक्सक्लूसिवली हमारे साथ काम करने वाले हो, बट आप उसी ईयर में किसी और के साथ काम करने चले गए हो, तो आपके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर तो आता ही आता है, उसके साथ साथ आपको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। या इंजंक्शन ऑर्डर बेसिकली जो ये हमारे बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स के लिए भी लिया जाता है इंजंक्शन ऑर्डर। उन्होंने 10 फ्लोर्स बिल्डिंग बनाना था, ठीक है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनका जो बिल्डिंग है 12 फ्लोर तक बन रहा है, तो वहां पे इंजंक्शन ऑर्डर आता है कि इससे ऊपर अब आप नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप 10th फ्लोर तक बनाने वाले हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टॉप योर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट परमिशन। अब आपको यहाँ से ये जो 2 फ्लोर भी आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं इसका भी आपको क्लैरिफिकेशन देना है और इसके लिए भी आपको पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना है। तो इंजंक्शन ऑर्डर इस तरह से लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का स्यू क्या होता है, क्वांटम मैरिट का मतलब क्या है, देखिए, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज रिसीव्ड, it covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done but not at all the work which he is bound to do under the contract and seek to be compensated for the value of the work done। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, इसके एग्जाम्पल को देखने के बाद फिर इसका ऊपर से प्रोविजन पढ़ेंगे। देखिए, X wrongfully revokes Y's authority before Y could complete his duty। क्या हुआ, X ने wrongfully रिवोक कर दिया, wrongfully उसको हटा दिया, Y अपने एजेंट को हटा दिया, किससे पहले, जिससे पहले कि उसकी ड्यूटीज कंप्लीट होती। मतलब हमारे पास कोई, सपोज मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, वो अपना काम पूरा कर पाता उससे पहले ही मैंने उसको हटा दिया। कोई ना कोई रीजन मेरे पास भी रहा होगा उसको हटाने का, कि ही इज नॉट लॉयल टू अस, ही इज नॉट इनोसेंट, कोई भी ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऐसा कोई रीजन रहा तो हमने उसको जॉब से हटा दिया। पर आपने उसको जॉब से हटा दिया, इट डजंट मीन कि आप उसे कुछ भी पे नहीं करोगे। वो क्वांटम मैरिट के लिए आपके ऊपर स्यू कर सकता है कि उसने जितने भी दिन आपके पास काम किया है, उसने 10 दिन काम किया है, 15 दिन काम किया है, 2 महीने काम किया है, 6 महीने काम किया है, 4 दिन उसने काम किया है, तो जितना भी उसने काम किया है उतने के लिए वो यहाँ पे लायबल है, वो एंटाइटल है आपसे पेमेंट लेने के लिए। सो हेल्ड
X could recover as quantum merit for the work he had done and the expenses he has incurred in the course of his duties as agent. तो यहाँ पे Y क्या क्या कर सकता है, आपसे जितने दिन उसने आपके पास काम किया है उतने पैसे वो आपसे ले सकता है. Along with that, उसने आपका काम करते हुए कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी लॉसेस उसने इंकर किए हैं, मतलब वो आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, उसका जो भी कोई बस फेयर लगा है या उसका ओला का जो भी एक्सपेंस हुआ है वो आपसे यहाँ पे इंकर कराएगा. बियर जो भी उसने बियर किया है एक्सपेंसेस वो आपसे ले सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटम मैरिट. ठीक है, अब इसकी प्रोविजन को पढ़ लीजिए आप. क्वांटम मैरिट में हमने यही लिखा है, for the application of this doctrine, two conditions must be there. It is only available if the original contract has been discharged. क्वांटम मैरिट तभी एप्लीकेबल होता है या क्वांटम मैरिट के बिहाफ पे आप सीयू तभी कर सकते हो अगर आपने क्या किया है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया है. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका डिस्चार्ज हो गया है. द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. यहाँ पे जो क्लेम आप कर रहे हो नॉट डिफॉल्ट में नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप ये क्लेम कर रहे हो. The objection of filing the claim on the quantum merit is to be recompensate the party or the persons for the value of the work he has done. So simple सी बात है, यहाँ पे आप recompensation कर रहे हो, उसको compensation कर रहे हो उस काम के लिए जो ऑलरेडी उसने आपके पास किया है. तो क्वांटम मैरिट का मतलब क्या है, आपने जितना काम किसी के पास किया है, जितना जिसने इंसान ने कोई काम किया है उसके लिए वो लायबल है उसका पैसा लेने के लिए, मनी लेने के लिए. So, the claim for the quantum merit arise in the following cases when the agreement is discovered to be void. Sometime क्या होता है, agreement ही void declare हो गया या contract becomes void हो गया. When something is done without the intention to do gratuitously, मतलब आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें without the intention to do, आपने कोई वो intention नहीं थी आपकी वो काम करने की. Where there is an express or implied contract to render the services, but there is a no agreement as to the remuneration. ऑलरेडी आपने कोई रेम्यूनरेशन फिक्स ही नहीं हुआ था. वेयर वन पार्टी अबंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ही मना कर रही है तो अनदर पार्टी तो बोलेगी ना ठीक है तुम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए आप मना कर रहे हो तो ठीक है मेरा अब तक जितना पैसा बनता है वो आप मुझे दे दीजिए. Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of the part performance. अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का है और आपने हाफ पार्ट कंप्लीट कर दिया है तो हाफ पार्ट का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. When an indivisible contract for lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can deduct for the bad work. Yes, मतलब इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई पूरा एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने कुछ गलती की है, मतलब यू आर डूइंग जॉब समवेयर पर आप वहां पे जॉब तो आपने अच्छे से कर रहे थे बट आप वहां पे आपका उनका फर्नीचर भी आप तोड़ के आ गए हो. ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हो बट आपने 2-4 वहां पे उनके लैपटॉप्स तोड़ दिए तो अब वो ये नहीं कह सकते कि हम आपको पूरी सैलरी नहीं देंगे. नो, ठीक है, मैंने आपके लैपटॉप तोड़े हैं तो जो भी आपका लैपटॉप का चार्ज बनता है वो डिडक्ट करके मेरी सैलरी अगर बनती है कुछ तो आप मुझे पे कीजिए, अगर बनती नहीं है वो अलग बात है. राइट. सो क्वांटम मैरिट का सिंपल वे में मीनिंग क्या है, कहीं पे भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट सर्विसेज तो आप उसके लिए यहाँ पे स्यू कर सकते हो. हाँ, अगर आपने कोई भी वहां पे कोई भी आपने लॉस कर दिया उनका वो उसमें वो माइनस कर लेंगे. आपने कोई भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर दी कोई चीज वो लोग माइनस करेंगे. अगर आपने उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अपने आप से कोई खर्चा किया है तो वो आप उनसे क्लेम कर सकते हो. तो क्वांटम मैरिट का मतलब क्या है, एज मच एज यू अर्न, राइट, एज मच एज यू अर्न यू कैन क्लेम, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, एज मच एज जितना आपने कोई काम किया है उसके लिए आप डिजर्व करते हो वो आप ले सकते हो अनदर पार्टी से. तो अगर हम देखें हमने इस पूरे उसमें देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो यूनिट है दिस हैज बीन फिनिश्ड, आपका 5th यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो 5th यूनिट का जो हमने किया आज की क्लास में हमने क्या कवर किया है, हमने डैमेजेस कवर किए हैं. ठीक है, हमने डैमेजेस कवर किए हैं पूरे के पूरे और हाँ रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा कवर किया है. सीओ फॉर डैमेजेस के हमारे 6 टाइप के डैमेजेस थे वो हमने पूरे किए हैं. रेस्किशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है कि भाई दूसरी पार्टी के पास सबसे बड़ा रेमेडी ये होता है कि अगर तुम अपना काम नहीं करते हो तो हम भी अपना काम नहीं करते, खत्म, कैंसर.
फिर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है अनदर पार्टी के साथ, तो आप उसके ऊपर स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डाल सकते हो। आप उससे डैमेजेस, यहाँ पर डैमेजेस क्लेम करने की जरूरत नहीं है, आप उससे बोलो कि ये काम आप ही हमारे लिए करके दीजिए, तो कोर्ट इसके ऊपर आपको ऑर्डर दे सकता है। इंजक्शन का मतलब क्या होता है, स्यू फॉर इंजक्शन का, कि भाई आपने अगर किसी पार्टी ने आपके साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम करने के लिए कहा है और अगर वो पार्टी कहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप उसको इंजक्शन ले रहे हो, कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट इंजक्शन ऑर्डर देता है उस पार्टी को कि वो अनदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, राइट। आप यहाँ पे इंजक्शन ऑर्डर लेके आते हो अपनी अनदर पार्टी के लिए, ताकि वो थर्ड पार्टी के साथ अपना कंटिन्यू नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर क्वांटम मैरिट का मतलब क्या है कि यहाँ देखो, सूट फॉर क्वांटम मैरिट में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टूट रहा है, सबके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टूट ही रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। लेकिन क्वांटम मैरिट में क्या है, एज मच एज यू अर्न यू विल डिजर्व, जितना आपने अर्न किया था उतना तो आप डिजर्व करते हो, राइट। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट यूनिट में एक एग्जाम्पल किया था कि एक लेडी है, वो किसी थिएटर में जाके 2 दिन या 2 नाइट्स उसने सॉन्ग गाना होता है, ठीक है, फोर्थ नाइट वो नहीं जाती है, तो फोर्थ नाइट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो प्रीवियस 3 नाइट्स जो उसने वहां पे गाना गाया है उसके लिए स्यू फॉर क्वांटम मैरिट बनता है, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन।